हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, विच इज़ कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वर्ड हमने पढ़ा है क्लास 11th में, लीनियर इनइक्विटीज। लीनियर इनइक्विटीज इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल हमने सीखा था, उसको ग्राफिकल मेथड से सीखा था। तो मैथमेटिक्स में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लीनियर प्रोग्रामिंग का। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत सी से सॉल्व आउट हो सकती है लीनियर इनइक्वलिटीज को लेके और लीनियर इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके। अब वो होता क्या है, क्यों, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। और ये एक बहुत सिंपल चैप्टर है जिसमें हर एक स्टूडेंट को अच्छे से 100% स्कोर हो सकता है। तो फर्स्ट तो ये चीज़ जान लीजिए कि ये आपके लिए बहुत सिंपल है, तो आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। तो थोड़ी भी मेहनत की जाए तो परफेक्टली आपका अच्छे से इसमें स्कोर हो सकता है। इज इट क्लियर? तो लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक फर्नीचर डीलर है। क्या है बेटा? एक फर्नीचर डीलर। वो डील करता है दो चीजों में, टेबल एंड चेयर में। वो किस किस में डील करता है? ओनली टेबल्स एंड चेयर्स। अब समझिए ये रियल लाइफ से कैसे जुड़ता है और ये लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे इससे रिलेटेड है, या हमारे लिए ये टॉपिक, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट कैसे, वो समझते हैं। एक फर्नीचर डीलर है, वो डील करता है दो चीजों में, एक है टेबल्स में और एक है चेयर में। अब मान लीजिए कोई बिजनेस करता है तो उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब कोई भी पर्सन बिजनेस करता है तो ऑब्वियस सी बात है, उसका एंड ऑफ द डे गोल एक ही होता है कि उसको प्रॉफिट मिले। पर सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए, सारे रिसोर्सेज को देखते हुए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको प्रॉफिट होना चाहिए। अब क्या क्या है देखते हैं इसमें। मान लीजिए उसके पास सबसे पहला जो आता है वो आता है इन्वेस्टेड अमाउंट। मैं एग्जांपल बेटा बुक का ही ले रहा हूं, जिससे आप कभी भी बुक को रेफर करो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कि मनोज सर ने आपको बताया था वही एग्जांपल लिया है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो है उसका 50,000। अब इन्वेस्टेड अमाउंट का मतलब हुआ कि वो इतने ही पैसों से बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इसके अलावा उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है। सेकंड चीज आई उसके पास कैपेसिटी, कि वो अमाउंट तो करे, उसके पास कैपेसिटी है ऑल मैक्सिमम 60 पीसेस। इसका मतलब ये हुआ टेबल्स और चेयर्स को दोनों को मिला के वो ओनली कितना रख सकता है? 60 पीसेस। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ वन टेबल। तो वो मैंने मान लिया ₹2500। कॉस्ट ऑफ वन चेयर वो मैंने मान लिया ₹500। चीजें क्लियर हो गई बेटा आपको? पहले मेरी चीज समझ में आई कि उसके पास इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो है ओनली 50,000। फिर दूसरी चीज मुझे समझ में आ रही है कि उसके पास जो कैपेसिटी है ओनली 60 पीसेस को टोटल रख सकता है, टेबल और चेयर दोनों मिला के। अकेले टेबल रखे, अकेले चेयर रखे, वो सारी चीजें डिपेंड करती है अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। पर वो मैक्सिमम जो उसके पास रखने की जगह है, गोदाम है, वो ओनली है 60 पीसेस का। नेक्स्ट है बेटा वन टेबल का कॉस्ट उसको पड़ता है 2500 रुपए और वन चेयर कॉस्ट है उसके पास 500। अब ये सारी चीजें तो हो गई, पर सबसे मेन चीज जो है प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ वन टेबल, कि वन टेबल को अगर वो सेल करता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है। क्योंकि हमें ले दे के बेटा अभी आपको बताया, सबसे बाद में तो मुझे यही चीज पे डिस्कशन करना है
कि प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा। प्रॉफिट ऑन वन चेयर, ये मैंने मान लिया ₹75। अब देख लीजिए बेटा, सारी कंडीशंस अपने पास हैं कि उसके पास क्या क्या है। मेरे पास पूरा एक इसका बोला जाए तो ब्रीफ में सारी चीजें समझ में आ गई कि ओनली ₹50,000 वो इन्वेस्ट कर सकता है। उसके पास रखने की जगह 60 पीस है। एक टेबल को अगर वो परचेस करता है तो 2500 खर्च आता है। एक चेयर का कॉस्ट ₹500 है, और उसको जब वो सेल करता है वन टेबल को तो उसको ₹2250 मिलते हैं, और वन चेयर पे उसको प्रॉफिट 75 मिलता है। तो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई कि मतलब क्या है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो एंड मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम मिले। तो पहले हम अलग अलग चीजें मैन्युअली कैसे सोच सकते हैं वो समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप में से कुछ बोलेंगे कि सारी के सारे अपन क्या ले लें बेटा, टेबल्स ले लें। तो टेबल्स मेरे पास कितने आ सकते थे, 2500 था। 50,000 डिवाइड बाई 2500, तो मेरे पास कितने आ गए, ओनली 20। तो 20 मेरे पास टेबल्स हो सकते हैं। तो यस, इसको भी फुलफिल कर रहा है, यस इसको भी फुलफिल कर रहा है। अब अगर 20 लिए तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ वो भी अपन देख लेते हैं। 20 इंटू प्रॉफिट है 2500, तो 250, मतलब क्या होगा, 5000 का उसको प्रॉफिट होगा। ये हुआ एक तरीका। दूसरा आप बोल सकते थे सर सारी के सारे चेयर ले ले। चेयर ले लें तो एक कितने की, 500 की कितने ले सकता था वो, 100। लेकिन मेरे पास कैपेसिटी नहीं है 100 रखने की, तो ओनली कितनी लेगा वो, 60। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास ओनली 60 रख सकता है। और तो 60 का फिर मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा, इनटू आएगा 75। तो समथिंग कुछ आ रहा है। तो ऐसे में अलग अलग चीजों को देख सकता हूं, पर मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए कि मैं यही क्राइटेरिया फॉलो करूं और मुझे आंसर एक ही मिले। इन तरह की प्रॉब्लम्स को कहते हैं बेटा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये जो ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स कहलाती है लीनियर प्रोग्रामिंग का पार्ट है एक, विच इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में मतलब होता है मुझे कि जो मेरा प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है। मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैक्सिमम या मिनिमम करने को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब हमने लास्ट ईयर भी देखा था बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग को, लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए अपन मेथड फॉलो करते थे, कौन सा, ग्राफिकल मेथड। तो आज भी हम उसी से सीखेंगे। और ये जो कंडीशंस आ रही हैं, ये सारी जो कंडीशंस हैं इन्हें कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पास जो कंस्ट्रेंट्स का मतलब हुआ, कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब हुआ बेटा, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिसोर्सेस, मिनिमम कंडीशंस कि इनको तो फुलफिल करना ही है मुझे। इन्हें कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, इन्हें कहते हैं कंडीशंस। एक बार यहां तक नोट डाउन करिए, फिर आगे अपन डिस्कशन करते हैं कि कैसे अपन मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा और यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम।
तो उसको अपन फॉर्मुलेट करके देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम कि ये जो लिखा है उसका क्या मीनिंग है और उससे क्या हम समझते हैं, उसको मैथमेटिकल लिखते हैं। अब आपको पता है जो भी हमारा अननोन होता था हम उसको एज्यूम करते हैं। तो लेट नंबर ऑफ टेबल्स आर x यूनिट and number of chairs are y unit. Is it clear? मैंने क्या मान लिया बेटा, नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं मेरे पास, x यूनिट है, और नंबर ऑफ चेयर्स कितने हैं मेरे पास, y यूनिट। इज इट क्लियर? अब ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि x कोई भी होगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y कोई भी होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स, कि ये तो हमेशा फॉलो करेगा ही सही। इज इट क्लियर? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स का मतलब है कि x और y जो नंबर ऑफ टेबल्स है, नंबर ऑफ चेयर्स है, वो मिनिमम 0 हो सकते हैं, 0 से कम नहीं। तो x और y की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक आपको शायद समझ में आ गया होगा सिनारियो कि हम क्या करना चाहते हैं। मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये मुझे पूरा ब्रीफ में जो सिस्टम दिया हुआ है, इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेट कर रहा हूं। तो पहली चीज मैंने एज्यूम कर ली कि लेट नंबर ऑफ टेबल्स आर x यूनिट्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स आर y यूनिट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x एंड y लिया मैंने। तो पहली चीज सबको क्लियर हो गया होगा कि x और y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब हो गया, इन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, कि x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा क्या होगी, कोई ना कोई क्वांटिटी होगी पॉजिटिव वैल्यू, या फिर मिनिमम क्या हो सकती है, 0। बाकी को भी अपन फॉर्मुलेट करके देखते हैं। अब जैसे मेरे पास दिया हुआ है पहला ही कंडीशन, क्या दिया हुआ है मेरे पास, कि वो इन्वेस्ट कर सकता है कितना बेटा, 50,000 रुपीज। अब देख सकते हैं एक टेबल की कॉस्ट कितनी थी बेटा, 2500, एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, 500। तो इसका मतलब क्लियर हो गया 2500, क्योंकि मैंने कितने लिए बेटा, ऐसे x यूनिट्स लिए हैं। तो एक आता है 2500 का, तो x यूनिट कितना का आएगा, 2500 x का। सिमिलरली एक चेयर की कॉस्ट है मेरे पास 500 और मैंने कितने लिए y, तो वो आ जाएगा 500 y। अब मैक्सिमम मेरे पास कितना अमाउंट था बेटा, 50,000। इज इट क्लियर? तो ये एटमोस्ट है, इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा। मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 2500x प्लस 500y इज लेस देन इक्वल टू 50,000। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो क्या मतलब हो जाएगा, ये तो गया, तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 5x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 100। तो ये भी एक इक्वेशन आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है। नेक्स्ट पे आते हैं, मुझे बोला गया है कि इसका कैपेसिटी कितना था बेटा, 60 पीसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो रखने की जगह है, किनको, टेबल एंड चेयर को। तो टेबल्स कितने थे, x, और चेयर कितने हैं, y। तो एटमोस्ट में कितना लिख सकता हूं, कितना ले सकता था, 60। तो ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब मुझे बोला गया है मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मेरा तो क्या था बेटा, कि जो भी कंडीशन फुलफिल हो, मेरे को तो क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। समझ में आ रही बात बेटा? मेरे पास तो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसे कहते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है
उसी को हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन z से। उसको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, उसे अपन इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं किससे, z से। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मुझे क्या करना था, मैक्सिमम। अब मेरे पास दिया हुआ है कि एक टेबल का प्रॉफिट मुझे कितना मिलता है 250 और एक चेयर पे कितना मिलता है 75। तो मेरा z जो है वो आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास कितने टेबल्स है x और चेयर कितने हैं 75y। तो ये बन गया एक वेरिएबल x एंड y में इक्वेशन। इसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमम। तो अब इन सारी कंडीशंस को अगर अपन ध्यान से देख लिया जाए तो मेरे पास ये सब कंडीशंस आ गई, ये सारी इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, और ये एक्स वाई की मेरे पास कंडीशन आ गई कि मेरे पास एक इक्वेशन चल रहा है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, और एक ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास कि z इज इक्वल टू 250x प्लस 75y, और एक हमेशा मेरे पास चलेगा नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हर सम में नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आएगा, क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ बेटा, मिनिमम क्राइटेरिया मेरे पास क्या है, तो एक चीज और मुझे क्लियर हो गई कि मेरा जो भी आंसर होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलवेज क्या आएगा, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x और y दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक बार यहां तक नोट डाउन करिए, फिर आगे मैं सिखाऊंगा इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम इनको सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। नोट करिए, हो गया होगा। तो देखते हैं हमारे पास इक्वेशंस मेरे पास कुछ बनी ये। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशंस की बात करूं, y 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू 100, ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन मेरे पास चल रहा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, राइट। एक इक्वेशन चल रहा है x इज ग्रेटर देन 0, एक इक्वेशन चल रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास है टोटल 4 इक्वेशंस, और xz चल रहा है मेरे पास 250x प्लस 75y। इसको मुझे करना है मैक्सिमम।
तो समझेगा बेटा, ये सारी मैंने इक्वेशंस यहाँ पे लिख दी है। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैं मेथड फॉलो कर रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड, जो हमने क्लास 11th में भी सीखा था। तो यहाँ पे इसको फॉलो कर रहा हूँ मैं, ग्राफिकल मेथड। तो एक ही सम से बेटा आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन मेथड फॉलो कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। अब हमने क्लास 11 में सीख रखा है बेटा इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो मेरे पास पहली इक्वेशन चल रही है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो बता रखा आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, अलग से कोई वैल्यूज नहीं लेनी है। x और y हमेशा 0 लेना है। तो x 0, y 100, y 0, x 20। और दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज 60। तो ये भी बहुत इजीली मुझे मिल गया। x 0, y 60, y 0, x 60। क्लियर? यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इजीली अब ग्राफ बना सकता हूँ। एक्स और वाई प्लेन पे अपन इसको ग्राफ बना देंगे। तो पहला देख सकते हैं मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू आ रही है 100। मैंने ये वाला पॉइंट बता दिया 0,100। दूसरा मेरे पास चल रहा है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 20 है। ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास। यहाँ पे लिख भी देना है कि ये कौन सी इक्वेशन है। ये चल रहा है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्लियर बेटा? देखिए अब नेक्स्ट चल रहा है मेरे पास x 0, y 60, y 0, x 60। तो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया 0,60। ये भी आ गया 60,0। ये मैंने मान लिया। इनको नाम दे दिया ABCDE। ये वाली लाइन आई है मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब मुझे देखना था कि इनका कौन सा शेडेड एरिया आ रहा है, कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है, कौन सा सॉल्यूशन रीजन आ रहा है। तो देखते हैं हम। चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है बेटा। अपन कैसे चेक करते हैं। पहली इक्वेशन मेरे पास क्या चल रही है, 5x y लेस देन इक्वल टू 100। तो यहाँ पे ऑरिजिन पुट किया, ये आया ट्रू। ट्रू है तो टूवर्ड्स ऑरिजिन की तरफ होगा। तो इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने जस्ट एरो डाल के अभी छोड़ा है। तो इसका सॉल्यूशन किस साइड आ रहा है, ऑरिजिन की तरफ। दूसरी लाइन चल रही थी मेरे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। इसमें भी 0 0 0 रख के देखा तो ये भी क्या आ रहा है मेरे पास, ट्रू आ रहा है। ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि इसका भी सॉल्यूशन किस साइड है, ऑरिजिन की तरफ। अब देख सकते हो बेटा इन सब से मिलके बनने वाला है। ये भी डाउनवर्ड से आ रहा है, ये भी डाउनवर्ड से आ रहा है। तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ रहा है। तो ये जो एरिया आ रहा है मेरे पास, कौन कौन से की बात कर रहा हूं मैं, O E D F एंड O। इस रीजन को कहते हैं बेटा फिजिबल रीजन। क्या नाम है इसका, फिजिबल रीजन। और
उसी को कहते हैं feasible सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये ही आपके पास क्या आने वाला है, सॉल्यूशन रीजन। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि मेरे पास सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, ये वाला एरिया है जो क्या चल रहा है, OEDFO, मतलब ये पूरा पार्ट OEDFO। अब ये सारी पार्ट्स की बात करूं तो ई वाला पॉइंट तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, ये वाला कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा था, 20 पे, तो ये आ गया 20,0। ये क्या है बेटा, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 4x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 20। x की वैल्यू अगर मैंने 20 रखा, 10 रखा, फॉर x इक्वल 40 तो x की वैल्यू 10 आ गई, 10 रखा तो 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 50 आ जाएगी। समझ गए होंगे। और एक ग्राफ पे बनाते हैं तो डायरेक्ट पता लग जाता है, नहीं भी पता लगे तो सिंपल सा मैंने मीनिंग क्या बताया, इन दोनों लाइंस को क्या करो बेटा, सॉल्व कर लो, इंटरसेक्ट कर लो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पार्ट आ रहा है जो मैंने शेडेड किया है उसी को कहते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। और फिजिबल सॉल्यूशन इन पॉइंट्स पे भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, मतलब ये पूरा पार्ट ही, मतलब OEDFO, ये पूरे पार्ट को कहते हैं अपन फिजिबल रीजन या फिर फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसका हर एक पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है। यहां तक एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बताता हूं कि क्या सॉल्यूशन आने वाला है। हो गया होगा, चलिए समझिए। अब एक थ्योरम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम में क्या बताया है कि बेटा इफ R इज ए फिजिबल रीजन, छोटी क्लासेस में आती थी, यहाँ पे भी आई है, थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। R is a feasible reason R is bounded, Z is objective, AX plus BY, which is maximum and minimum, then solution occurs
एट वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट्स। तो इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है, आपको बस सिंपली ध्यान रखना है कि ये जो फिजिबल रीजन है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन जो आया है, जो बाउंडेड है, आर मेरे पास क्या बोला गया मैंने बेटा, आर इज ए फिजिबल रीजन, और वो क्या है बेटा, बाउंडेड है। जैसे ये वाला बाउंडेड है, दिखाई दे रहा है, तो हमेशा उसका सॉल्यूशन जो है वो कहाँ पे मिलेगा, मुझे कॉर्नर पॉइंट पे ही मिलेगा। अब इसमें मेरे कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें मेरे कॉर्नर पॉइंट्स चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया बेटा कि इसके तो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन है। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि हमें ओनली आंसर कहां से मिलेगा, उसके वर्टेक्स से। अब मेरे पास कौन कौन चल रहा है बेटा कॉर्नर पॉइंट, एक तो ओरिजिन चल रहा है, एक ई पॉइंट चल रहा है, एक डी पॉइंट चल रहा है, और एक एफ पॉइंट चल रहा है। ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपका जो आंसर है ऑलवेज इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आएगा। कब, जब वो बाउंडेड होगा। क्लियर हो गया। तो मेरे यहाँ पे क्या आ रहे हैं बेटा, ये 4 पॉइंट जो हैं, ओ ओरिजिन 0 0, ई 20,0 एंड डी पॉइंट 10,50 और एफ इज 0,60। अब क्या करना है, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं उनको z में पुट करना है। तो जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम पूछा जाता तो मैक्सिमम देखना है, यहाँ पे मिनिमम पूछा गया तो मिनिमम देखना है, पर मेरे केस में क्या देखना था, मैक्सिमम। अब जिस पॉइंट को पुट करने पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम बनेगी वही मेरा सॉल्यूशन होगा। तो थ्योरम बहुत सिंपल सी है। थ्योरम इतना सा कहती है कि जो फिजिबल रीजन है, जो सॉल्यूशन रीजन है, उसके जो आंसर्स हैं वो सारे आंसर है, इनफाइनाइट पॉइंट्स उसके आंसर हैं, लेकिन मुझे तो पर्टिकुलर आंसर चाहिए। तो इस थ्योरम ने क्या बोला है कि अगर फिजिबल रीजन आर है, z मेरे पास ax प्लस बी वाई है जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो मुझे उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन ऑलवेज उसके वर्टेक्स होंगे, उसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। इसकी बात करें इस पर्टिकुलर केस की, तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं, मेरे पास ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इनको एक एक करके z में पुट कर देना है। तो z मेरे पास था, अगर आपने ध्यान दिया हो, 250x प्लस 75y। इज इट क्लियर। तो एक एक करके इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। z एट ओरिजिन 0 0, तो 0 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 0। z एट, दूसरा पॉइंट लिया मैंने e 20,0, तो 20 लिया तो क्या आ रहा है बेटा, 5,000। z एट d 10,50, तो कितना हो जाएगा, 2500 और 525 5 35 और 237 और 2500, ये आ रहा है 6250। और z एट f, तो ये आएगा मेरे पास 60 है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा 6 5 जो 30, 3 6 7 जो 4,500। तो देख सकते हो मेरे पास मैक्सिमम क्या आ रहा है, 6,250। इसका मतलब क्लियर हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z at x equal to 10 and y equal to 50. तो नंबर ऑफ टेबल्स अगर वो 10 लेता और नंबर ऑफ चेयर्स अगर वो 50 लेता, तो उसकी
सारे कंडीशंस भी फुलफिल हो रहे हैं और उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो बहुत यूजफुल है ये चैप्टर। आप समझ गए होंगे कि हमें कोई बिजनेस करना है तो मुझे पर्टिकुलर रीजंस फाइंड करने हैं, तो ये सीधा आंसर देता है, करेक्ट आंसर जो सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो ये नोट डाउन करिए। चलिए, तो हो गया होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बेसिक आपको आइडिया लगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम किसे कहते हैं, फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा क्या होता है, उसको सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड क्या होता है, और थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने सीखा कि इसका सॉल्यूशन कौन सा आता है। क्योंकि फिजिबल रीजन अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट पॉइंट से जो उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि फिजिबल रीजन के अंदर वाले एरिया के भी कोई भी पॉइंट, बाउंड्री लाइन पे भी कोई भी पॉइंट। लेकिन थ्योरम ने हमें बताया कि मेरे पास अगर कोई फिजिबल रीजन है आर जो बाउंडेड है, तो मेरा सॉल्यूशन ओनली कहाँ पे मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट्स को। तो सिंपली कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करिए और z में उसको पुट कर दीजिए। z को आइदर मैक्सिमम करना होगा या मिनिमम, जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई, तो वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, जिसको आपको क्या करना है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। तो मैक्सिमम करना है तो z की वैल्यू जो ज्यादा आ रही है वो आपका सॉल्यूशन होगा, मिनिमम करना है तो z की जो वैल्यू सबसे कम आ रही है वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो एक एग्जांपल से हमने सीखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कैसे कर सकता हूँ, इक्वेशंस को कैसे फ्रेम करना है, इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सिंप्लीफाई करना है, और लास्ट में आंसर मेरे पास क्या बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए और यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है उसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने वाला हूँ, डिस्कशन करने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर में हमें 3 मेजर पार्ट्स पढ़ने हैं। 1 इज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, सेकंड 1 इज डाइट प्रॉब्लम, और थर्ड जो है अपने पास वो है आपके पास कि कैसे भी अपन फाइंड कर सकते हैं। जो अपन ने देखा ये मैन्युफैक्चरिंग था, डाइट प्रॉब्लम अभी हम समझ लेंगे, समझा दूंगा, और नेक्स्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इस पूरे चैप्टर में मुझे बस 3 तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो आप समझ गए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग, डाइट एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो हम सीखेंगे, अलग अलग पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे होती है, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, कैसे मैक्सिमम या मिनिमम करके मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय।